हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे? स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक्स। इससे पहले हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और दूसरा था डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड है। तो पहले आप उन दोनों मेथड को देख लीजिए और फिर ये मेथड देखिएगा। ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच होता क्या है। The structural approach means the arrangement of words in such a way as to form a suitable pattern of sentence। ठीक है, structural approach का मतलब होता है arrangement of words। वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना, वर्ड शब्दों को इस तरह से उनकी अरेंजमेंट करना कि एज टू फॉर्म अ सूटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस, कि हमारा सेंटेंस का एक सूटेबल पैटर्न फॉलो हो सके। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस हुआ। अब अगर ये एक पैटर्न होता है पूछने का कि तुम क्या कर रहे हो, अगर आप पूछते हो कि अगर रहे हो को आगे कर दीजिए, ऐसे उल्टा सीधा कर दीजिए, तो क्या वो हमारा सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यही कही जा रही है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है शब्द को ऐसे अरेंज करना कि वो एक सूटेबल पैटर्न बना पाएँ। ठीक है, सेंटेंस का, ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके, उनका एक मीनिंग निकल सके। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। टू टीच लैंग्वेज थ्रू दिस अप्रोच वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इस मेथड से टू टीच लैंग्वेज थ्रू दिस अप्रोच, इस अप्रोच से किसी भाषा को पढ़ाने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना होगा द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, उस भाषा के पैटर्न और स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि कोई भाषा कैसे बोली जाती है, उसका पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ किसी भी भाषा को इस अप्रोच से पढ़ाने के लिए हमें पैटर्न और स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर, हर एक भाषा की अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हर भाषा का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। एवरी लैंग्वेज डिफर्स स्ट्रक्चरली, अगर देखा जाए तो एवरी लैंग्वेज, सारी भाषाएं जो हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अलग अलग होती हैं, डिफ़र करती हैं। ठीक है, देयर आर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन गुजराती एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे गुजराती एक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो गुजराती और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर अलग है दोनों भाषाओं का? तो नीचे एग्जाम्पल कहा गया है, इन गुजराती द वर्ब इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। गुजराती लैंग्वेज में जो होता है वर्ब मतलब क्रिया जो आती है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आती है। ठीक है, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने पे जो सेंटेंस के लास्ट में वर्ब आता है, कौन सी लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में। बट इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में द वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। लेकिन इंग्लिश भाषा में क्या होता है? वर्ब क्रिया जो आती है हमारी, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब के बाद आती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंस। ये आप समझ पाएंगे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं सेंटेंस और लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारी दो लैंग्वेज हो गई, गुजराती और इंग्लिश। तो गुजराती में क्या होता है? वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में प्लेस्ड होता है, लास्ट में लगता है क्रिया। लेकिन इंग्लिश में वर्ब जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब के बाद लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल बेसिस पे डिफरेंस। अब देखिए इस अप्रोच के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट रादर दैन दी टीचर्स एक्टिविटी। इस अप्रोच में टीचर्स की एक्टिविटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जितना सक्रिय क्लास में टीचर नहीं रहता, उतना सक्रिय बच्चों को रहना पड़ता है किसी भाषा को सीखने के लिए। सेकेंड पॉइंट कहता है, लर्निंग लैंग्वेज मे बी वेरी ईजी इफ लैंग्वेज इज presented into small structure which clears the concept of language entirely।
सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि लर्निंग लैंग्वेज में बी वेरी ईजी, किसी भी भाषा को पढ़ना ईजी हो सकता है इफ़ लैंग्वेज इज़ प्रेजेंटेड इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर, अगर उस भाषा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर समझाएं, टुकड़ों में प्रेजेंट करें बच्चों के सामने, विच क्लियर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज इंटायरली, जो कि हमारा भाषा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाषा को समझाने के लिए, अगर वो हमारा किसी भी भाषा को समझाना ईजी हो सकता है अगर हम उस भाषा के स्ट्रक्चर को टुकड़ों में प्रेजेंट करें, समझाएं, है ना, उसको स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझाएं, तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लैंग्वेज लर्निंग मे बी वेरी इफेक्टिव इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इज़ प्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स मदर टंग। इसमें कहा जा रहा है कि लर्निंग लैंग्वेज में बी वेरी इफेक्टिव, किसी भी भाषा को पढ़ाना सीखना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर उस लैंग्वेज को इज़ प्रेजेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स मदर टंग, अगर उस लैंग्वेज को हम बच्चों की अपनी भाषा जो उनका मदर टंग होगा, अगर हम उसमें प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, तो वो ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक था कि स्ट्रक्चर जो अब रूल्स होता है, थर्ड पॉइंट यही कह रहा था कि अगर हम उस चीज़ को बच्चों की मदर टंग में समझाते हैं, उनको उनकी भाषा में समझाते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। अब है हमारा एडवांटेजेस, इस अप्रोच के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे ये किसी भाषा को सिखाने में हेल्प कर सकता है, ये हमसे देखेंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन टू द टीचर एंड दे रिपीट इट। स्टूडेंट्स फर्स्ट लिसन टू दी टीचर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले टीचर्स को सुनते हैं, एंड दे रिपीट इट, और फिर वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। दस दे लर्न टू स्पीक फर्स्ट एंड देन रीड एंड राइट। इसी वजह से बच्चे पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद वो रीड पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने जैसे कि आप किसी क्लास में बैठे हो, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, बोल रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, पहले टीचर को सुनते हो। ठीक है, तो बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है ना। तो अगर आप किसी चीज़ को सुन रहे हो, आपकी टीचर आपको कुछ बोल रही है और आप उसको ध्यान दे रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो क्या करोगे आप सबसे पहले, और फिर उसके बाद रिपीट भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बोलना सीख रहे हो ना। उससे पहले आप बोलना सीख पाओगे, उसके बाद आप पढ़ना और लिखना सीखोगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, व्हेन स्टूडेंट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज दे ऑटोमेटिकली लर्न ग्रामर। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, जब बच्चा एक लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को सीख लेता है, समझ जाता है, दे ऑटोमेटिकली लर्न ग्रामर, उनको ग्रामर ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। ठीक है, ग्रामर में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो होते हैं, किसी सेंटेंस को फॉर्म करना, सेंटेंस किस तरह का है, कौन सा टेंस लग रहा है, यही तो सीखते हैं। तो जब आप उस किसी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को सीख जाओगे तो ग्रामर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, This approach enables students speak first, which is very important, and then read and write. ये अप्रोच जो है enables students speak first, ये अप्रोच बच्चों को पहले बोलना सिखाता है, which is very important, जो कि बहुत important होता है, and then read and write, और फिर पढ़ना और लिखना। तो जनरली कहा जाता है कि पढ़ने और लिखने से ज़्यादा आपका बोलना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप किसी के सामने बोल पाओगे, उस लैंग्वेज में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, है ना। तो इस अप्रोच से आप स्टूडेंट्स, बच्चा जो है वो बोलना सीखता है सबसे पहले, उसके बाद पढ़ना और लिखना। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, बोथ दी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। इस अप्रोच में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट एडवांटेज का। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। हर चीज़ का एक प्लस और नेगेटिव पॉइंट होता है, और हमें दोनों चीज़ को साथ में लेके चलना होता है ना, हमको फ़ायदा भी देखना है और नुकसान भी देखना है। तो अब हमारी बारी आती है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच से किसी भी भाषा को सीखने के लिए नुकसान क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। दिस अप्रोच इज़ नॉट सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। ये अप्रोच जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच, वो हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, हायर क्लासेस में क्या होता है कि काफ़ी लेवल बढ़ जाता है सीखने का, है ना, लैंग्वेज का, तो उसमें
इसमें आप एक एक स्ट्रक्चर को लेकर के अगर चलोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हायर क्लासेस से ज़्यादा स्मॉलर क्लासेस में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस अप्रोच का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न कैन बी टॉट। इस अप्रोच से वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न, कुछ सेलेक्टेड पैटर्न्स ही होते हैं जो कि पढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा है सेकेंड डिसएडवांटेज। फिर थर्ड पॉइंट है मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड। इस अप्रोच से पढ़ाने के लिए पढ़ाने की सामग्रियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर होती हैं बच्चों को सिखाने या पढ़ाने के लिए। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द स्ट्रक्चर सिलेबस आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, अगर हम स्ट्रक्चर्ड सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट दी सिलेबस। तो हमारे लिए सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर एक एक स्ट्रक्चर को लेकर चलोगे, उसको अच्छे से सिखाओगे, समझाओगे, तो क्या आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, वो ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए यह हमारा लास्ट डिसएडवांटेज बन जाता है कि स्ट्रक्चर सिलेबस अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो हमारा सिलेबस को कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप सो गाइज आपको ये अप्रोच बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी पॉइंट में कुछ फंसता है, कुछ पॉइंट आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।